हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। तो हम लोग लेकर के आए हैं थर्सडे और संडे को इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सेक्शन। तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मंडे से वेंसडे तक आते हैं उसकी बात हम करेंगे आपका थर्सडे के दिन, और जो आपका थर्सडे से लेकर के और सैटरडे तक आएगा उसकी बात करेंगे हम संडे के दिन। रात के 9 बजे ये क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। आ जाओ न्यूज की बात करते हैं। तो भाई अब भी हमारे पास कितनी न्यूज है, तो हमारे पास सबसे पहला आर्टिकल है टैरिफ को लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ का आतंक मचा रखा था, भाई एकदम टेरर फैला रखा था पूरे के पूरे दुनिया में। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कुछ बोल दिया। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया डोनाल्ड इधर आओ, क्या कर रहे हो यार ये। हाँ, दूसरा आपको देखने को मिलेगा एआई सबमिट। आपको पता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बाद एआई सबमिट, जिनको नहीं भी पता था उनको भी पता चल गया एआई सबमिट। वो तो कहते नहीं है बैड पब्लिसिटी और गुड पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी। ठीक है। और उसके बाद तीसरा आता है भाई इजराइल के पीएम जो है उन्होंने इनविटेशन भेजा हमारे पीएम को कि आओ मिले। तो हम इसके बारे में देखेंगे। बोनस पॉइंट में क्या देखने वाले हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में देखेंगे। तो चलो टॉपिक को शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक टैरिफ को लेकर के। तो आप सभी को जैसे कि पता ही है, क्लैट के बच्चों को तो मतलब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है आधे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है कि अब क्या नया पढ़ना है। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने भाई टैरिफ लगा रखा था, ठीक है। अब क्या हुआ, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आप टैरिफ लगा के बैठे हुए हो ना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हो। और जिस एक्ट का आप हवाला दे रहे हो या रेफरेंस दे रहे हो, कौन सा, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, उसका यूज सिर्फ और सिर्फ आप कब कर सकते हो, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर कर सकते हो, नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकते हो। इस एक्ट को 1970 कब आपका 77 में लेकर के आया गया था कि जिससे यूएस के नेशनल इंटरेस्ट को सेव किया जा सके ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब इस बात को सुनकर के डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग खराब हो गया। बोला टैरिफ तो मैं लगाऊंगा, मेरी पावर की बात है, इज्जत की बात है। ठीक है। अब जब इज्जत की बात आई तो डोनाल्ड ट्रंप ने 15% टैरिफ लगा दिया सभी के ऊपर, फ्लैट। नो मैटर कौन सी कंट्री है क्या है, कोई मैटर नहीं करता, सबके ऊपर 15% टैरिफ लगेगा। अब जब ये लगा दिया तो पूछा गया कि भाई कौन से एक्ट से लगाया, तो उन्होंने एक्ट का जो रेफरेंस दिया वो है ट्रेड एक्ट 1974 सेक्शन 122। ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो टैरिफ लगा सकता है अप टू 15%, बट विद इन 150 डेज उसको कांग्रेस से इस बिल को पास कराना पड़ेगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए दो बड़ी प्रॉब्लम है। पहला, क्या उन्हें कांग्रेस इस बात के लिए सपोर्ट करेगी, क्योंकि वहां बैलेंस पावर चेक चलता रहता है। और दूसरा, 150 डेज के बाद आखिर क्या होगा, ये बड़ा देखने का मुद्दा होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर इंडिया के लिए क्या रहा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों तरफ से है। सबसे पहले पॉजिटिव साइड देखते हैं। पॉजिटिव साइड तो ये रही कि जहां पर हमें कुछ सेक्टर्स में 25 से 45% तक क्या देना पड़ रहा था, टैक्स देना पड़ रहा था, अब वो कम हो गया और सीधा फ्लैट हो गया 15%। तो हमारे लिए ये तो एक बड़ा प्लस हुआ। पर मैंने बोला ना कि ये सिर्फ इंडिया के ऊपर ही नहीं लगा, पूरे के पूरे वर्ल्ड में हुआ है। तो चाइना के भी अब कितना देना पड़ेगा, 15% ही टैक्स देना पड़ेगा। अब चाइनीज गुड तो ऑलरेडी क्या थे, सस्ते थे, उन पे 50% लगेगा। हमारे गुड्स तो ऑलरेडी महंगे हैं, फिर उन पे भी 50% लगेगा। तो कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज था हमारे पास यूएस के मार्केट में, वो कहीं ना कहीं लूज हुआ है। ठीक है। तो अब हमारे लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है अगले 150 डेज के लिए। आगे के सिनेरियोज आ गए हैं। और आपको पता है कि इंडिया और यूएस के बीच में क्या हो रहा था भाई, डील साइन होनी थी, और ये बस होने ही वाली थी कि हमने इस डील पर होल्ड लगा दिया। हमें पता चला कि अरे डोनाल्ड ट्रंप तुम इतने भी पावरफुल नहीं हो यार, हैं, ये हमें डरा रहे थे। अब तो हमें पता चल चुका है कि पावरफुल कौन है, तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट भी तुम पर है, नजर लगा के बैठी हुई है। तो वो एक पॉइंट और है। तो अभी ये और डेवलप होगा और आगे फिर हम इसको देखेंगे। अब इसमें एक बात आती है नेशनल इमरजेंसी। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ लेते हैं बच्चों। नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 के अंदर लाई करती है। और नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल मैटर्स के लिए लगाई जाती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए नेशनल इमरजेंसी नहीं लगती। और ये बात 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में करी गई थी। आज तक इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, 1962 में चाइना वॉर के साथ, 1971 में पाकिस्तान वॉर के साथ, और 1975 से 1997 में ईगो वॉर के चक्कर में, जिसे इंदिरा गांधी ने लगाया था।
ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 एट एनी कंडीशन क्या नहीं किए जाएंगे, सस्पेंड नहीं किए जा सकते, नो मैटर चाहे वो नेशनल इमरजेंसी ही क्यों ना लगी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्या भाई, एआई सबमिट। मैंने आपको बताया ना कि न्यूज जो है वो दो चीजों की वजह से हाईलाइट होती है, या तो आप कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग कर दो, या आप कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग रायता फैला दो। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से एआई सबमिट बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। एआई इम्पैक्ट सबमिट जो है वो हुआ, ठीक है। अब एआई इम्पैक्ट सबमिट जो है उसको ऑर्गेनाइज करा किसने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। और इसका मेन मोटिव ये रहा कि जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम एआई की बात कर रहे हैं तो हमें ना थोड़ा सा ह्यूमन सेंट्रिक होकर के बात करनी पड़ेगी। हम टोटली टेक्नोलॉजी वाला सिनेरियो नहीं ले सकते। और ये ग्लोबल साउथ के लिए भी एक पॉजिटिव रहा कि इंडिया ने इसको होस्ट करा। ग्लोबल साउथ को कंसिडर किया जाता है भाई क्या, ऐसा एक अंडर डेवलप्ड, एक डेवलपिंग नेशन को तौर पे कंसिडर किया जाता है। तो जब ग्लोबल साउथ इस तरीके की किसी चीज को होस्ट करता है तो उससे पूरे ग्लोबल साउथ में क्या होती है, इज्जत बढ़ जाती है। समझ में आ रही बात यहाँ पर। और तो एआई, इंडिया का एआई मिशन क्या है कि भाई सेफ्टी भी रखनी है और हमें इम्पैक्ट भी क्रिएट करना है, क्योंकि जैसे ही एआई लोगों के हाथों में आएगा, जैसे ही वो टेक्नोलॉजी हाथों में लोगों के आती है, आप देख सकते हो किस तरीके की चीजें हो रही है। ठीक है, समझ में आ रही बात यहाँ पर। तो ग्लोबल साउथ जो वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है बच्चों, सब ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो एक तो डेवलपिंग नेशन, लेस डेवलप्ड नेशन या अंडर डेवलप्ड नेशन के तौर पर देखते हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका वालों को देखते हैं। और इस वर्ड को सबसे पहले कार्लन ने दिया था कि भाई ये वर्ड जो है, ये जो एरिया है ना, ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये उतना डेवलप नहीं है जितना आपका कौन डेवलप है भाई, यूरोप डेवलप है, जितना आपका कौन है, यूएस से डेवलप है। तो इसलिए ग्लोबल साउथ वर्ड को दिया गया, ध्यान रखना पेपर में पूछ सकता है। ग्लोबल साउथ वर्ड अभी ब्राजील के जब प्रेसिडेंट आए थे तो उन्होंने भी इस वर्ड को क्या करा था, यूज करा था। तो हो सकता है आपको पेपर में पूछ ले। ठीक है, अब एआई सबमिट हुआ तो इस पे तीन बड़ी चीजों पर फोकस करा गया। इसके फाउंडेशन पिलर जो थे वो थे क्या, पीपल। भाई सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, लोग। डेमोक्रेसी का भी पिलर क्या है, पीपल। दूसरा है प्लैनेट, कि किस तरीके से हम एआई का यूज करके प्लैनेट को सेव कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। और तीसरा है प्रोग्रेस। भाई अब प्रोग्रेस भी करनी है, पर प्रोग्रेस का कहीं ना कहीं ऐसा प्रोग्रेस तो नहीं कर रहे कि जो किसी को हार्म कर रही हो। तो हमें प्रोग्रेसिव भी होना है, लोगों को भी साथ लेके चलना है, इन्वायरमेंट को भी साथ में लेके चलना है, यानी एक तरीके से इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, सबको साथ लेकर के चलना है। समझ में आ रही बात यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद इसके 7 चक्रा दिए गए जिसके ऊपर ये पूरी तरीके से काम कर रहा है। जैसे ह्यूमन कैपिटल के ऊपर काम करना है इसको, फिर सोशल एम्पावरमेंट पे काम करना है, लोगों के लिए अच्छा काम करना है। उसका सेफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेफ और ट्रस्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कोई भी चीज शेयर कर रहा हूँ इंटरनेट पे तो मुझे ये डर रहा है कि कल को कोई एआई से बना करके कुछ और बना दे, कल को कोई मेरे बाल ला दे एआई से। मतलब मेरे लिए डर वाली बात, ये तो खैर डर की नहीं बात है बट स्टिल। ठीक है, उसके बाद आपका साइंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर निभाता है। उसके बाद रेजिलेंस है, इनोवेशन रखना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, एआई के रिसोर्सेज को डेमोक्रेटिक तरीके से यूज करना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, एआई जो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेके आए, सोशल गुड के तौर पर काम करे। ये 7 चीजों पर क्या करी गई, बात करी गई, ध्यान रखना। ओके, गॉट इट, चले आगे। उसके बाद आता है कि कब कब कहाँ कहाँ हुआ। तो नवंबर 2023 में यूके में करा गया था, जिसकी थीम थी सेफ्टी ऑफ एडवांस एआई एंड शेयर ग्लोबल रिस्क लीड टू द डिक्लेरेशन को लेकर के बात करी गई थी। दूसरा 2024 में इसे साउथ कोरिया और यूके ने मिलकर के ऑर्गेनाइज करा था और इसका मेन पॉइंट था भाई सेफ एआई प्रैक्टिस को लेकर के। एंड 2025 में इसे पेरिस में, फ्रांस के अंदर होस्ट करा गया था और इसका था भाई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस और इम्प्लीमेंटेशन पर लेकर के आना है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, डाटा साइंस की बात कर रहे हैं, डाटा सेंटर्स की बात कर रहे हैं, पर एप्लीकेशन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ, जैसे अगर बिजली के तार को आप देखोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो जाएगी, पर इलेक्ट्रिसिटी का जेन्युइन यूज क्या है, जब तक कि आप उसके कोई गुड्स नहीं बनाओगे। मान लो कोई तार पकड़ेगा थोड़ी ना, हाथ से बिजली थोड़ी ना आ जाएगी उसके शरीर में, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसके लिए एसी बनाया है, हमने उसके लिए डिजिटल बोर्ड बनाया है कि बिजली का यूज कर सके। ऐसे ही हमें एआई का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो एआई के यूज के लिए हमें ऐसे गुड्स बनाने पड़ेंगे जो एआई के थ्रू चलते हैं। समझ में आ रही बात, अभी सिर्फ ये एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं हुआ इसका। समझ में आ रही बात यहाँ पर, चल सकते हैं क्या हम लोग आगे।
सो एआई इम्पैक्ट समिट जो 2026 में इंडिया में हो रही है, उसकी थीम है वेलफेयर फॉर ऑल एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल, ठीक है, और ह्यूमन सेंट्रिक रखने की बात करी गई। कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत? अब डिक्लेरेशन का हाईलाइट क्या रहा? तो डिक्लेरेशन का हाईलाइट रहा, पहला तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है एआई के थ्रू, दूसरा हमें ओपन सोर्स रखना है कि जो सब लोग इसका क्या कर सके, यूज कर सके, और तीसरा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है जो सबके लिए काम आ सके, और साइंस, गवर्नेंस, पब्लिक सर्विस, जिस जिस में भी हम बेटर कर सकते हैं थ्रू एआई, उसमें हम एआई को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर? उसके बाद आता है ग्लोबल कॉर्पोरेशन को लेकर के बात करी गई, शेयर्ड ग्लोबल रहेगा सब कुछ, नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क के ऊपर काम करेंगे, ऐसा नहीं कि एक चीज फिक्स कर दी है वही माननी ही माननी है, नहीं भाई। उसके बाद तीसरा है कि ट्रांसलेटिंग विजन, जो अभी अभी आप देख रहे हैं कि अच्छा ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं, एक्शन में लेकर के आएंगे। समझ में आ रही बात? बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साथ में आकर के काम करना पड़ेगा, और इस दुनिया को एआई के थ्रू और बेटर बनाना पड़ेगा। अभी कितना बेटर बनेगा, कितना बेटर नहीं बनेगा, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, अभी तो आने वाला टाइम बताने वाला है। ठीक है बच्चों? ठीक है। सो सेक्टर हाईलाइटेड कौन कौन से करे गए, एआई हेल्थ केयर में, एआई आपका एग्रीकल्चर में, एआई आपका एजुकेशन में, और एआई आपका जुडिशरी और गवर्नेंस में। मुझे लगता है सबसे पहले कहीं पर आना चाहिए तो जुडिशरी और गवर्नेंस में आना चाहिए। सो जो जितना भी करप्शन है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं साइड हो जाएगा। और कितने लोगों ने इस पर साइन करे हैं, तो याद रखना 91 कंट्रीज ने इस डिक्लेरेशन पर साइन करे हैं, ज्वाइन करा है इस डिक्लेरेशन को। ठीक है, डन, चल सकते हैं आगे। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है भैया हमारे कौन, बेंजामिन। बेंजामिन अंकल जी ने किसको बुलाया, हमारे मोदी जी को बुलाया कि आओ भाई कुछ बातें करते हैं। अभी ये डेवलप्ड नहीं है न्यूज़, कितनी बातें हुई क्या हुई, तो मैं आपको इंडिया और इजराइल के पास्ट के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। तो सबसे पहली बात तो आती है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने जो इजराइल के विजिट पर गए थे इन 2017 में। और जब वो विजिट पे गए थे तब वो पैलेस्तीन होकर के नहीं आए थे, ये बात भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री को लेकर के, तो इंडिया पहली कंट्री है या पहली इनिशियल कंट्रीज में से एक है जिसने 1948 में ही इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करा था, और 1992 में आकर के अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इनके साथ बढ़ाने शुरू करे। उसके बाद 1999 में जब कारगिल वॉर हुई तब इसराइल ने हमें क्या करा था, हेल्प करा था स्मार्ट बॉम्ब्स को लेकर के। उसके बाद 2000 में हमें लगा कि नहीं, हमें अपने इसराइल के साथ रिश्ते और अच्छे करने चाहिए, तो यशवंत सिन्हा जी को क्या करा गया था, विजिट के लिए भेजा गया था, और फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे जो विजिट पे गए थे इसराइल के। उसके बाद आपका 2003 में आपके इसराइल के पीएम कौन, एरिल जो थे, वो इंडिया विजिट करने के लिए आते हैं। तो इंडिया और इसराइल का रिलेशन आप ये कह सकते हो कि 1991 के बाद जो है वो डेवलप हुआ। और ये होता ही है, जब आप परेशानी में होते हो और जो आपकी मदद करता है ना, जब यूएसए ने कारगिल में हमारी मदद नहीं करी तब हमें किसकी मदद मिली, इसराइल की मदद मिली, तो हमें लगा यार कि भाई से बातचीत करनी चाहिए। समझ में आ रही है बात यहाँ पर? अच्छा, इंडिया और इसराइल कहाँ कहाँ और शेयर करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है I2U2 करके, 2021 में इसे फाउंड करा गया था, और इसमें इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएसए क्या है, मेंबर हैं। साथ ही साथ इंडिया और इसराइल जो है वो एक क्या करते हैं, एयरफोर्स एक्सरसाइज भी करते हैं, जिसका नाम है क्या आपका, एक्स ब्लू फ्लैग 17। ठीक है, 2017 में इसको क्या करा गया, स्टार्ट किया गया था, इसराइल और इंडिया के बीच में होता है। तो अभी के लिए तो इतना ही जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि अभी जो मोदी जी जो गए हुए हैं, अब उस पर जब वो पूरी डिटेल आ जाएगी पीआईबी में, ठीक है, तब हम उसके ऊपर बात करेंगे कि भाई आखिर क्या क्या डील साइन हुई। अभी उससे ज्यादा हमें इस पर बात करने की जरूरत नहीं है, बस अभी हमें याद रखना है और देखते रहना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाए। उसके बाद आता है भाई आज का बोनस पॉइंट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब ये क्या है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है पर मेंबर बनना चाहता है। 1974 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। जब 1973-74 में ऑयल क्राइसिस आया तो इन्हें लगा कि यार ये ऐसे क्राइसिस आएंगे तो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इश्यूज होने लगेंगे, कैसे इस चीज से टैकल करेंगे। तो इन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के, सब साथ में रहेंगे, एनर्जी पॉलिसीज को लेकर के ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो फ्रेमवर्क फॉलो करती है वो फ्रेमवर्क कौन सा है,
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमी कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट जो फ्रेमवर्क बना करके देती है वही ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क को फॉलो करती है, इसका कोई एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो OECD है उसे दिसंबर 1960 को क्या करा गया था, एस्टेब्लिश करा गया था। 18 यूरोपियन नेशंस ने इसको मिलकर के साइन करा था। हालांकि इसका पहले जो नाम था वो क्या था आपका, यूरोपियन काउंसिल इकोनॉमी कॉर्पोरेशन करके नाम था 1948 में। बाद में इसका नाम चेंज करा गया 1960 में और इसका नाम क्या कर दिया गया, OECD। क्लियर है बात यहाँ पर। अब इंडिया इसका मेंबर बनना चाहता है पर इंडिया इसका मेंबर नहीं बन पा रहा क्योंकि कुछ कंडीशन है। पहला ये बोलता है कि OECD का जो मेंबर होगा वही इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी मेंबर बनेगा, पर अनफॉर्चुनेटली OECD का इंडिया मेंबर नहीं है। अब जब बात हुई कि क्यों नहीं मेंबर बनने दे रहे, तो बोला कि भाई आपको कम से कम ना 90 दिन का नेट ऑयल इंपोर्ट रखना होता है और इंडिया इस चीज को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए मेंबर बनने में दिक्कत हो रही है। दूसरा क्या है कि आपको इमरजेंसी ऑयल में क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये दो कंडीशन अभी इंडिया रेगुलरली फॉलो नहीं कर पा रहा है क्योंकि इतना ज्यादा ऑयल है नहीं इंडिया के पास, तो इस वजह से इंडिया इसका मेंबर नहीं बन पा रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में जल्दी ही क्या वो इसका मेंबर बने। तो ये भी ध्यान रखना OECD का मेंबर नहीं है, इसीलिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी मेंबर नहीं है, पर 2017 से ही एसोसिएट कंट्री जरूर है। तो फ्यूचर में एक बहुत पॉसिबिलिटी है कि इंडिया शायद इसका मेंबर बन जाए। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप कमेंट करके बताओगे। सो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि AI जो वर्ड है वो किसने सबसे पहले कॉइन करा था। दूसरा क्वेश्चन है कि यूएसए ने एटॉमिक बम गिरा था जापान के ऊपर, कब और कहां। तीसरा क्वेश्चन है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है। चौथा क्वेश्चन है इजराइल के साथ कौन कौन सी कंट्री अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और पांचवा क्वेश्चन है जब क्रिटिकल मिनरल्स की बात आती है तो इंडियन क्रिटिकल मिनरल मिशन में आखिर कितने मिनरल्स को लिस्ट करा गया है। होप यू ऑल एंजॉय दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर आपको लगे कि कुछ कमी है, कुछ और इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, तो आप मुझे बताना, हम उस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर करेंगे। एक और बात ध्यान रखना बच्चों कि आप जब कमेंट करते हो और लाइक करते हो तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा काम करने का, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन करवाऊंगा एंड देन उसके बाद हम आगे की न्यूज पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर मैंने क्वेश्चन करवा दिए तो क्या करोगे तुम लोग तुरंत आंसर दे दोगे और तुम्हें लगेगा वाह मेरा टॉपिक कवर है। नहीं, जब हम संडे को इस टॉपिक को फिर से लेंगे तब आपको पता चलेगा ओके मेरे को ये याद था और ये मैं भूल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड बाय बाय, टेक केयर।